नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, मैं राहुल वेटनरी आपके लिए एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके अंदर मैं आपको VLDA फार्मेसी के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और या तो आप वीडियो के साथ साथ नोट बना सकते हैं या आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। मैं इतना अच्छे से आपको कराऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं और हमें किस प्रकार से चीज़ों को समझना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप VLDA स्टूडेंट हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फार्मेसी की सेकंड यूनिट थेरेप्यूटिक्स कराऊंगा। इसके अंदर हम A to Z थेरेपीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से थेरेपी परफॉर्म होती है, क्या हमारे लिए बेनिफिट होते हैं, क्या हमारे लिए नुकसान होते हैं। आज हम सब इन्हीं थेरेपीज़ पर बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। थेरेप्यूटिक्स चैप्टर में हमारे पास 8 से 9 थेरेपीज़ हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको थेरेपीज़ के नाम बता देता हूं कि कौन कौन सी थेरेपीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली थेरेपी एम्पिरिकल थेरेपी, इसको डिस्कस करेंगे। रैशनल थेरेपी, कीमोथेरेपी, सिम्प्टोमेटिक थेरेपी, एक्सपेक्टेंट थेरेपी, जर्नल थेरेपी और स्ट्रेनिंग और कोलिनेशन थेरेपी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी कम्युनिकेशन, थोड़ा सा इसको आप बोल के या बार बार इसे याद रखिए, नहीं तो ये पता है किसके साथ कंबाइन होती है। ये कंबाइन हो जाती है कम्युनिकेशन के साथ। ये कम्युनिकेशन के साथ कंबाइन हो जाती है और ये ही इसकी ज़्यादातर गलती रहती है। देखिए स्पेलिंग, इस स्पेलिंग में और इस स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए कम्युनिकेशन थेरेपी, समझाया कुछ, और ये होती है कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा हम किसी दूसरे पर्सन के साथ बातचीत करते हैं, वो वाला कम्युनिकेशन। तो आज हम इन्हीं थेरेपी को डिस्कस करेंगे। मैं हर एक थेरेपी को डिस्कस करूंगा। अगर आप आर्ट, नॉन मेडिकल, मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले ये नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। एम्पिरिकल थेरेपी, रैशनल थेरेपी, कीमोथेरेपी, सिम्प्टोमेटिक थेरेपी, एक्सपेक्टेंट थेरेपी, जर्नल थेरेपी और स्ट्रेनिंग और कॉम्बिनेशन थेरेपी। देखिए कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी आप इनको बार बार लिख के देखिए, बार बार याद कीजिए। यानी कि मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। हमारे पास A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हर एक स्टूडेंट याद करता है। तो सेम ऐसे ही ये भी ABC हैं। इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आगे आप परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इनमें से हर बारी कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके पास मिलता ही मिलता है। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि इन टॉपिक्स को याद रखना। कीमोथेरेपी में क्या क्या चीज़, कौन कौन सी थेरेपी है, मैं अब आपको आगे डिस्कस करूंगा हर एक थेरेपी को कि कौन सी थेरेपी हमें ज़रूरत है, कौन सी हमें ज़रूरत नहीं, कौन सी थेरेपी हमें कहाँ पे काम आती है, कौन सी थेरेपी हमें डिसएडवांटेज होती है, कौन सी थेरेपी हमें मोस्टली यूज करनी चाहिए। मैं सारे की सारी बातों का आपको आंसर दूंगा। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। स्टूडेंट्स, आज हम उस थेरेपी में से एक थेरेपी एम्पिरिकल थेरेपी को
डिस्कस करेंगे, एम्पेरिकल थेरेपी को डिस्कस करेंगे कि इस थेरेपी का एनिमल लाइफ में क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। इस थेरेपी को हम अप्लाई करते हैं एनिमल्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ कि एम्पेरिकल थेरेपी किस प्रकार से काम करती है। एम्पेरिकल थेरेपी को हम अपने एक्सपीरियंस से एनिमल पर अप्लाई करते हैं और हमें तो यह भी नहीं पता होता कि जो ड्रग्स है वो कैसे काम करेगी। उसके बोले तो ड्रग्स, उसके क्या इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट रहेंगे। तो इसी को हम कहते हैं एम्पेरिकल थेरेपी। यानी कि एम्पेरिकल थेरेपी में हम अपने एक्सपीरियंस से एनिमल पर अप्लाई करेंगे कि इसको क्या हुआ है, कौन सी ड्रग देनी है। फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मिल्क फीवर। अब देखिए मिल्क फीवर, आज तक कोई भी वेटनरी सर्जन VLDA मिल्क फीवर को लैब टेस्ट में चेक करवा के नहीं आया कि इसका ब्लड टेस्ट कर दो और हमें बता दो कि इस एनिमल को क्या हुआ है, कैल्शियम की कमी, क्या हुआ है, कैल्शियम की कमी हुई है। तो फ्रेंड्स, तो एक बात और बताता हूँ, जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पशु आपके ज़मीन पर एकदम से बैठ जाता है, खड़े करने की कोशिश पर भी वो खड़ा नहीं होता। तो हमें ये किससे पता चलता है, ये हमें एम्पेरिकल थेरेपी से पता चलता है कि उसको मिल्क फीवर हुआ है, उसको मिल्क फीवर हुआ है। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये दिया कि ये एक एम्पेरिकल थेरेपी का उदाहरण था जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एम्पेरिकल थेरेपी में हम अपने एक्सपीरियंस से एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं और हमें उस ट्रीटमेंट करने के बाद ये भी नहीं पता होता कि वो ड्रग्स कैसे काम करेगी, उसकी एडवांटेज डिसवांटेज क्या रहने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमारी एम्पेरिकल थेरेपी कंप्लीट होती है। डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, मैंने जो आपको ऊपर पढ़ाया वही सेम इसमें है कि किसी डिसीज़ का ट्रीटमेंट हम अपने एक्सपीरियंस से करेंगे। जैसे मिल्क फीवर हम आज तक किसी ने भी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया कि इसको मिल्क फीवर हुआ है, ये अपने एक्सपीरियंस से पता किया है कि इसको मिल्क फीवर हुआ है। यही एम्पेरिकल थेरेपी हमें बताती है। भाई इन दिस डिसीज़ काजेज ऑफ
नॉट नोन, भाई हमें पता नहीं होता कि इस बीमारी का काजेज़ क्या है, भाई इस बीमारी किस वजह से हुई है, तो इट इज़ आल्सो नोन एज रैशनल थेरेपी। एग्जाम्पल में आ गया आपका मिल्क फीवर, जो किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स क्लियर है, तो हम अब नेक्स्ट थेरेपी पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट थेरेपी हमारी सेकंड नंबर की रैशनल थेरेपी। हम थोड़ा रैशनल थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रैशनल थेरेपी होती क्या है। तो रैशनल थेरेपी के अंदर, तो फ्रेंड्स रैशनल थेरेपी के अंदर काज का पता करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। भाई सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि बीमारी किस वजह से हुई है, कि बीमारी किस वजह से हुई है। जैसे एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी का हम पहले पता करेंगे कि क्या है, पेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कि इसको तो एसिडिटी हुई है, तो हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, एंटी एसिड का यूज करेंगे। कैसा यूज़ करेंगे हम, एंटी एसिड का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स यही क्या होती है, रैशनल थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, हम काज का पता करके ट्रीटमेंट करते हैं किसी बीमारी का। समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी को बोलते हैं रैशनल थेरेपी। डेफिनेशन करवा देता हूँ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिख लीजिए। इन दिस थेरेपी वी ट्रीट द डिसीजेज ऑन द बेसिस ऑफ काजेज। भाई हम काजेज पता करने के बाद ही ट्रीटमेंट करेंगे किसी बीमारी का। एग्जाम्पल दे दिया मैंने ऊपर, एसिडिटी, एंटी एसिड की सहायता से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारी सेकंड थेरेपी भी क्या होगी, कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड थेरेपी की ओर। स्टूडेंट्स हमारी तीसरी थेरेपी कीमोथेरेपी या फिर स्पेसिफिक थेरेपी के नाम से हम इसको जानते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यह क्या होती है। यह एक ऐसा अध्ययन है, भी यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। किसकी सहायता से, एंटीबायोटिक की सहायता से। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एनरोफ्लोक्सासिन, ये सारी की सारी क्या है, एंटीबायोटिक्स। इनके अंदर हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मार देते हैं, काजेज ऑफ डिसीजेस को ही मार देते हैं। भाई क्या होता है, जो बीमारियां होती हैं वो किसकी वजह से फैलती हैं, वो फैलती है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया को हम किसकी सहायता से मार सकते हैं, एंटीबायोटिक की सहायता से मार सकते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन। सल्फोनामाइड आप किसी डॉक्टर से पूछना कि क्या आज के टाइम में सल्फोनामाइड्स यूज हो रही हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। जो टेट्रासाइक्लिन, ऐसे वैसे एनरो, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक जो यूज़ होती है, अभी यूज़ होती हैं और आगे भी यूज़ होती रहेंगी। ये एक ऐसा केस है जो आपको मेरे को पता करके बताना है कि सल्फोनामाइड आज यूज़ हो रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स कीमोथेरेपी का आगे चैप्टर भी है, मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। पहले आप अपना बेस बनाइए, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए और याद रख लीजिए। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार आप हिंदी में ज़रूर पढ़ें। अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं तो आर्ट स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा टॉप कर सकते हैं कि मोटी मोटी बातों को याद रख के, कि जैसे मैंने एक मोटी बात है, ये एक छोटी सी मोटी ही बात है भाई, यह एक ऐसा अध्ययन है, इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। किसकी सहायता से, एंटीबायोटिक की सहायता से। वो एंटीबायोटिक क्या होती हैं, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, एनरोफ्लोक्सासिन, सो ऑन। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप किसी मेडिकल स्टोर को विजिट करके देख भी सकते हैं कि कितने प्रकार की एंटीबायोटिक
आपके पास अवेलेबल है, नाम नोट कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में फील्ड में आपका अच्छे से यूज़ हो सके, एंटीबायोटिक्स का आपको पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको हो। तो कीमोथेरेपी भी करवा दी है, डेफिनेशन आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं लिखता हूँ फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो नेक्स्ट थेरेपी पे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थेरेपी हमारी सिम्प्टोमेटिक थेरेपी है। भाई इस थेरेपी के अंदर देखिए सिम्प्टोमेटिक यानी किससे पता चल रहा है ये क्या है, सिम्टम, यानी यहाँ तक क्या है सिम्टम, यानी सिम्टम के आधार पर हम किसी बीमारी का इलाज करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सिम्प्टोमेटिक थेरेपी। भाई किसी बीमारी का इलाज उसके सिम्टम के आधार पर करना ही सिम्प्टोमेटिक कहलाता है। जैसे पेट में दर्द, फीवर या फिर ब्लोट, ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल है, सिम्प्टोमेटिक के एग्जाम्पल है। भाई सिम्टम के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, सिम्प्टोमेटिक थेरेपी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक बार और। जैसे पेट में दर्द, दूसरा देता हूँ फीवर। जैसे ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सिम्प्टोमेटिक के एग्जाम्पल हैं। यानी कि क्या पेट में दर्द, पेट में पेन क्या है, एक एब्डोमिनल पेन क्या है, एक सिम्टम है। इसमें क्या होगा, भैंस कभी नीचे बैठेगी, कभी ऊपर खड़ी होगी, कभी पेट पे लात मारेगी, तो ये सारे के सारे हैं सिम्टम। फीवर हम हाथ लगा के बता सकते हैं कि ज़्यादा गर्म तो नहीं, हम कानों को हाथ लगा के, ईयर को हाथ लगा के बता सकते हैं कि तो पेट में दर्द या फीवर का हम हाथ लगा के बता सकते हैं कि फीवर है या नहीं। इसके लिए हम पैरासीटामोल, पेट में दर्द मिलोक्सिकैम, इबुप्रोफेन जैसी पैरासीटामोल, मिलोक्सिकैम जैसी मेडिसिन हम दे सकते हैं अगर पेट में दर्द, फीवर हो। स्टूडेंट, हम फिफ्थ थेरेपी को डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेंट थेरेपी। एक्सपेक्टेंट थेरेपी क्या होती है कि इस प्रकार की थेरेपी आदमी को हौसला देने के लिए उपयोग की जाती है। आदमी यानी मालिक, यानी एनिमल का कोई भी मालिक होता है। कई बंदे की आदत होती है कि पशु को कुछ भी नहीं हुआ होता पर बुला लेते हैं कि ये तो घास नहीं खा रही, घास कम खा रही है, घास ज़्यादा खा रही है। तो उनको सेटिस्फैक्शन करने के लिए, सेटिफाई करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, भाई इसको 3 दिन तक रिपीट कर दो। इससे क्या होता है, एनिमल ओनर्स क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसका ना तो कोई नुकसान है, बस इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी देता है पशु में। जैसे बेलामिल, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, इंडिया इम्यूनोलॉजी के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। भाई ये ज़रूरी भी है थेरेपी कि आपका फील्ड में जाओगे तो बहुत सारे बंदे आपको दिमाग खाने वाले मिलेंगे कि इसको ये हुआ है, इसके क्या है, मैस्टाइटिस हो गई है, दूध कम आ रहा है थन में से। भाई ऐसे बंदों से पीछा छुड़वाने के लिए इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, कोई एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल जैसे इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, एविल दे दिए जाते हैं। ये सारे के सारे इंजेक्शन क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं भाई, एक्सपेंट थेरेपी होती है। भाई इलाज तो कुछ नहीं है, बस हम दे ही जा रहे हैं, भाई बंदे को सेटिस्फाई करना होता है। तो इस थेरेपी के अंदर आते हैं एक्सपोनेंट थेरेपी। ये देखिए एक्सपेक्टेड टाइप से बनी हुई है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेंट थेरेपी। अब आ गया ना आपको समझ। अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, थोड़ा वीडियो को रोक के कमेंट कीजिए पहले, फिर मेरे को बताइए
कि समझ आ रहा है या नहीं। तो आपका ये भी हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा भाई, पैरासीटामोल, मिलोक्सिकैम जैसे इंजेक्शन दे दिए जाते हैं कि बंदा सेटिस्फाई हो जाए, मालिक ओनर को सेटिस्फाई कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेंट थेरेपी। हम नेक्स्ट थेरेपी की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, जर्नल थेरेपी की हम बात करेंगे। जर्नल थेरेपी के अंदर क्या होता है कि एनिमल का इलाज किसी मेडिसिन के बगैर ही किया जाता है, ताकि मालिक को हैप्पी किया जा सके और वो हमारे पास, हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास किया जा सके। यानी जर्नल थेरेपी के अंदर हम जर्नल तरीके का यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, 5 से 6 तरीके हैं, मैं आगे बताऊंगा। पहले थोड़ा इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको दे देता हूं। भाई, एनिमल का इलाज बिना किसी ड्रग के करना, यानी कि एनिमल का इलाज मैं क्या करूंगा, बिना किसी ड्रग के करूंगा। आप इसमें मेडिसिन यूज़ मत कीजिए। ये क्या है, आपकी फार्मेसी है। अगर आप फार्मेसी में मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इसमें कभी भी आप मेडिसिन का यूज़ ना करिए, आप इसमें सिर्फ ड्रग का उपयोग कीजिए। तो इस प्रकार का इलाज करना जिससे मालिक खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए और विश्वास करने लगे, इस प्रकार की थेरेपी को हम क्या बोलेंगे, जर्नल थेरेपी। इसके 5 से 6 पार्ट भाग होते हैं, वो मैं आपको अभी करवाता हूँ। आ गया फ्रेंड्स समझ? तो स्टूडेंट्स, जर्नल थेरेपी के ये कुछ और आगे पॉइंट्स हैं, जैसे मैकेनिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, हीलोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी या डाइटिक थेरेपी या फिर प्रिवेंटिव थेरेपी। मैकेनिकल थेरेपी में क्या आता है भाई, मालिक को हम बोलेंगे कि पशु की आप मसाज नहीं करते, थोड़ा सा इधर उधर हिलवाया डुलाया करो ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल थेरेपी। अब दूसरी बात है फिजिकल। फिजिकल में भाई हीट, एक्सरे, रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट करना। फिर हीलोथेरेपी में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करना। जैसे कई बार क्या होता है कि स्किन पर रूखी सी हो जाती है, वो क्या करते हैं, ये ज़्यादातर सर्दियों में ऐसे केस हमारे सामने आते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा धूप में, सूर्य की रोशनी में बांध दें ताकि पशु को अच्छे से विटामिन डी की मात्रा मिल सके और क्या हो, पशु ठीक होता है। ये सारे के सारे ट्रीटमेंट क्या है, बिना ड्रग्स के हम इनको ट्रीट कर रहे हैं। हाइड्रो, और मालिक के दिमाग को भी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। हाइड्रो यानी पानी से भाई क्या होता है, भाई मक्खियाँ लग रही हैं, हम मालिक नहीं तो वो क्या करेगा, हमारा दिमाग ही ख़राब कर देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यूजलेस। तो हमें क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी थेरेपी देंगे कि वो भी सेटिस्फाई हो जाए और पशु भी ठीक हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हाइड्रो यानी इसको क्या करो भाई, पानी में नहलाओ दहलाओ ताकि अच्छे से ये साफ़ सुथरा हो जाए, मक्खी ना लगे। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, मक्खी नहीं लगेगी, मक्खी नहीं लगेगी तो इरिटेशन पैदा नहीं होगा, तो इरिटेशन पैदा होने से क्या होगा, दूध अच्छे से देगी। कई मालिक ऐसा पूछते हैं कि हमारी भैंस बिल्कुल दूध नहीं देती, क्या होता है, मक्खियाँ खाती रहती हैं सारा दिन, सारी रातें, ध्यान देते नहीं, फिर पूछते हैं डॉक्टर के पास आके कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये क्या है, माइंड को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, किसका, ओनर्स का, तभी क्या होता है। तो ये सारी की सारी क्या होती है भाई, जर्नल थेरेपी होती हैं। फिर है डाइटिक थेरेपी। डाइटिक थेरेपी में हम खुराक बताएंगे भाई, खुराक पूछेंगे भी किस प्रकार की खुराकें दी जा रही है, भाई हरा ज़्यादा तो कम, सूखा भूसा किस प्रकार से दिया जा रहा है, तो हम उसको आगे पीछे कर देंगे। क्या है, हमारा मन, ओनर्स का मन सेटिस्फाई करना होता है। डॉक्टर क्या करता है कि ओनर्स को माइंड को सेटअप करता है कि अच्छे से उसका दिमाग बिठाया जा सके और उनसे ही हम बेनिफिट ले सकते हैं। फिर है प्रिवेंटेशन, जैसे वैक्सीनेशन, सीरम आदि लगवा के भाई पशु क्या करते हैं भाई, बहुत सारे मालिक होते हैं, ये तो दूध सुखा देगी, वैक्सीन, ये जो FMD की
FMD की वैक्सीन लगती हैं। कई मालिक तो क्या होते हैं, लगवाते ही नहीं, कहते हैं दूध को सुखा देंगी। तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे भी ऐसे जर्नल थेरेपी होती है जो इंसानों को, मालिकों को देनी ज़रूरी होती है। अगर हम ऐसी थेरेपी नहीं देंगे तो वो इतना ज़्यादा दिमाग खा जाएंगे कि उनको देना अति ज़रूरी होता है। ऐसी ऐसी थेरेपी अपने पास अवेलेबल होती है, फील्ड में भी ये यूज़ होती हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि कौन सी थेरेपी यूज़ हो रही है। तो थोड़ा सोच के समझ के ही हमें क्या करना चाहिए, थेरेपी देनी चाहिए। नहीं तो आपका दिमाग इतना खा जाएंगे, इतना खा जाएंगे, मैं बता नहीं सकता। तो हमारी क्या होगी, ये जर्नल थेरेपी भी कंप्लीट होगी। इसके बाद मैं 7th थेरेपी पे आ चुका हूँ, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। हमारी नेक्स्ट थेरेपी 7th थेरेपी स्ट्रेनिंग और कोलेशंस। भाई इस प्रकार की थेरेपी हम कब यूज़ करते हैं? सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन होता है कि इस प्रकार की थेरेपी हम कहाँ पे यूज़ पर करते हैं। इस प्रकार की थेरेपी में हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को द्रव से अलग करते हैं, यानी द्रव यानी लिक्विड। मैं लिख देता हूँ, लिक्विड से अलग करते हैं। और इसे लिक्विड से अलग करने के लिए मखमल के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टर्निंग बोला जाता है। भाई पार्टिकल को किसी तरल पदार्थ से यानी किसी लिक्विड पदार्थ से अलग करना ही क्या होता है, स्टर्निंग होता है। तो अब पार्टिकल को अलग करना ही कोलिंग कहलाता है। यानी कि अब क्या हो गया, हमारे पास ये हमारा क्या है, लिक्विड। तो इसके अंदर क्या हुआ, पत्थर पड़े हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको पत्थरों को बाहर निकालना इस लिक्विड से, तो क्या होगी, ये प्रोसेस होगी, इसको क्या बोलेंगे, कोलेशन। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कोलेशन, 1 नंबर में आ सकता है। अगर आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं तो आ सकता है, ऑनलाइन होते हैं तो एग्ज़ामिनर ऐसे ही पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया स्टनिंग और कोलेशन। भाई इस प्रकार की थेरेपी को हम बड़े बड़े पार्टिकल को तरल लिक्विड द्रव से क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगी, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। क्या होता है, बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल्स को क्या होता है, कभी कभार हमें देख के ऐसे मेडिसिन ख़राब हो जाती है तो फेंक दिया जाता है। तो ऐसे ही पार्टिकल को हम अलग करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। अब क्या करते हैं, जैसे हमने क्या लिया, जिंक के पार्टिकल्स ले लिए और वाटर ले लिया। तो वाटर में क्या करेंगे, हम जिंक के पार्टिकल्स को रख देंगे। अब इस पार्टिकल को किसके साथ हम छानेंगे, बाई चांस इनका काम था जो पूर्ण हो गया है, अब किसके साथ निकालेंगे, एक छलनी के साथ, सीवा के साथ, जो हमारे यहाँ पर मखमल का कपड़ा यूज हो सकता है। जैसे पनीर, जब हम पनीर को दूध से निकालते हैं तो मखमल के कपड़े की सहायता से बाहर निकालते हैं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, स्टर्निंग या कोलेशंस। तो ये हमारी थेरेपी कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट का टॉपिक हमारा रह गया था, तो इस थेरेपी को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी होने के कारण इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, थोड़ा इसे ध्यान से करें। कम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि ड्रग को बारीक करना, यानी कम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि ड्रग्स को हम बारीक करेंगे, जितना हो सके उतना बारीक करेंगे। ये तरीके कम से कम 13 से 13 ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा हम ड्रग को बारीक कर सकते हैं। मैं उसको भी डिस्कस करूँगा एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइसिंग और ब्रस्टिंग। भाई जो मेडिसिन होती है, औषधि वाले पदार्थों को टुकड़े में काटना,
यानी औषधि वाले पदार्थों को मैं काटूंगा। भाई मैं किसी ड्रग को नहीं काटता। जैसे तुलसी एक क्या है, औषधि है, इसकी उखाड़ के मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा। तो इसको क्या हो गया, स्लाइसिंग और ब्रस्टिंग करना। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया ये वाला। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ ग्राइंडिंग की। ये भी एक टॉपिक है, ग्राइंडिंग। यानी आप मिक्सी ग्राइंडर, बड़े बड़े ग्राइंडर होते हैं जो विवाह शादियों में यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, प्याज, दालें, बहुत सारी दालें बारीक कर दी जाती है, तो उसको क्या करते हैं हम, ग्राइंड करते हैं। तो इस प्रकार से ही ड्रग को भी इतनी ग्राइंड किया जाता है ताकि ड्रग बारीक हो जाए। इतना याद रख लीजिए जितना मैं करवा रहा हूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। यह डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि मशीन के द्वारा और ज़्यादा बारीक करना, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है मशीन के द्वारा ड्रग्स को काफ़ी ज़्यादा बारीक करना। लेविगेशंस, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये है लेविगेशंस। फोर्थ पॉइंट हमारा, ड्रग को बारीक करने की विधि को क्या बोलेंगे हम, लेविगेशंस। और इस विधि को क्या करते हैं, लिक्विड में हम मिला देंगे। भाई बारीक करके लिक्विड में हम मिला देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेविगेशन। शिफ्टिंग एंड सेविंग, सीवा का तो नाम तो सुना होगा आपने। भाई किसी ड्रग को छलनी के साथ छानना, तो क्या होता है ये, सीवा छलनी। ठीक है। सेंट्रीफ्यूज सेपरेशंस, भाई मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे वीएलडी स्टूडेंट्स करते हैं। तो वीएलडी स्टूडेंट्स गेहूं को तो निकालते ही होंगे सीडर से, तो उसमें क्या होता है भाई, वो नीचे होता है एक झरना सा लगा रहता है। यानी जो छोटी चीज़ होती है वो नीचे गिर जाती है और बाकी जो अनाज होता है, जो वीट होता है, वो हमारे पास आ जाती है। वो एक सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन की बात होती है। हम मिल्क डेयरी पे जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन की सहायता से क्रीम निकाली जाती है। मशीनों की सहायता से हल्के और भारी पदार्थों को अलग करना, क्या होता है ये, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशंस। लेविगेशन मैं करवाता हूँ आपको। मैक्रेशन, किसी इम्प्योर ड्रग को सोलवेंट में डालकर प्योर ड्रग प्राप्त करना। यानी इम्प्योर ड्रग को सोलवेंट में डालकर प्योर ड्रग प्राप्त करना, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, इम्प्योर ड्रग में वो घुल जाती है, जिसे हमें क्या प्राप्त होती है, प्योर ड्रग प्राप्त हो जाती है। या फिर हम उसको वेपराई कर सकते हैं घोल के। भाई हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर उड़ेंगे, जो सब्सटेंस होगा वो, जैसे अल्कोहल बनाते हैं, कभी देखा है अल्कोहल बनाते हुए, उसके अंदर फर्मेंटेशन करवाया जाता है। जैसे जो गुड़ का तरल पदार्थ बच जाता है उसको हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है कि वेपर को कोलेक्ट कर लिया जाता है, तो वेपर कोलेक्ट करने से हमें क्या मिलती है, प्योर अल्कोहल। तो इसका ये एग्जाम्पल होता है। डाइजेशन, मैक्रेशन का प्रयोग ज़्यादा टाइम तक करना, इसको क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन। तो एग्जाम्पल भी है इसका, टिंक्चर इसी विधि से बनाया जाता है डाइजेशन करके। एक्सप्रेशंस, ज़्यादा प्रेशर डाल के सॉलिड में से लिक्विड निकालना। जैसे हमारे पास क्या होता है, मस्टर्ड हो गया, हम खल बनवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर डाल के निकालते हैं। जैसे हनी हो गया, वैक्स में काफ़ी ज़्यादा हनी बच जाता है, हम फिर प्रेशर डाल के उसके अंदर से सारे का सारा हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रोकोलेशंस, सोलवेंट में से ड्रग को गुजारना। यानी प्रोकोलेशंस क्या होता है भाई, कूलेंट, आपने नाम सुना होगा कूलेंट से, आप इसे याद रख सकते हैं, जो ट्रैक्टर यानी व्हीकल्स में डलता है। कंट्यूज और ब्रस्टिंग्स, ड्रग को कूट कूट कर बारीक करना, क्या कहलाता है, कंट्यूज। इल्यूट्रेशंस, किसी ड्रग को किसी
फाइननेस, फाइन होता भाई छोटा छोटा, जब तक वो हमारे अनुसार ना हो जाए। जैसे छलनी होती हैं, छलनी क्या होती है भाई, ये थोड़ी मोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तब तक उसको ड्रग को क्या करना है भाई, वो हमारी छलनी में से ना छन सके, तब तक उसे बारीक करना। हमारा ये पीछे बच गया था लैक्सीवेशंस। तो किसी लिक्विड से घुलनशील पदार्थ को उसमें इनसोलेबल पदार्थ से अलग करना। जैसे किसी ड्रग में एक पदार्थ सोलेबल हो जाए और दूसरा घुले ना, तो उसे डिकेंटेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है, जैसे सैंड इन शुगर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, डिसइंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। लेविगेशन देखिए थोड़ा LEV, लेविगेशंस और लैक्सीवेशंस, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। इनके अंदर से एक पक्का क्वेश्चन बनता है। ड्रग को बारीक करने की विधि और लेविगेशन क्या होता है भाई, किसी लिक्विड में से घुलनशील पदार्थ को उसके इनसोल्युबल पदार्थ से अलग करना ही क्या होता है, लैक्सीवेशंस। इसके ये दोनों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये पिछली बार एग्ज़ाम में आए थे, तो आप प्लीज़ थोड़ा इन्हें ध्यान रख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।